मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए तो एक बार तो हल्का फुल्का रिवीजन तो हो ही जाता है, लिखते हुए ही हो जाता है। फिर उसके बाद जब मुझे पेपर देना है उससे पहले मैं ये पढ़ लेती थी, थोड़ा समझ लेती थी कि क्या चीज़ है, समझ जाती थी। और फिर ये पॉइंट्स जो हैं इनको जल्दी जल्दी, जैसे मान लो अब मुझे फ्रेंच रेवोल्यूशन अच्छा इकोनॉमिक कॉजेज़ थे, फिर खुद से क्या इकोनॉमिक कॉजेज़ थे, सोशल कॉजेज़ क्या थे, खुद से याद कर लिया, इंटेलेक्चुअल क्लास क्या बोल रही थी, ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल था, ये सब ऐसे पढ़ के मैं खुद से याद करके कोशिश करती थी कि मुझे खुद से याद आए, नहीं याद आ रहे हैं तो वापस देख लिया। जैसे कॉजेज़ में वर्ल्ड वॉर 1 के कॉजेज़ क्या थे, आर्म्स रेस था, अल्ट्रा नेशनलिज्म था, अनस्टेबल अलायंस सिस्टम, फिर इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी लिखा है मैंने। जल्दी जल्दी रिवाइज़ करना है तो सिर्फ ये रिवाइज़ कर लो, पॉइंट जो हाईलाइट किए, ढंग से रिवाइज़ करना है तो ये भी पढ़ लो अच्छे से। ओके, एंड व्हाट डू यू थिंक कि जिन लोगों को इंटरव्यू कॉल नहीं आता है वो लोग क्या चीज़ मिस आउट कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो पेपर कंप्लीट होना चाहिए, सबसे पहला चीज़ मेंस क्वालिफाई होने के लिए। ओके। और जो इसके अलावा आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, रिवीजन वगैरह आई थिंक इसी में ही दिक्कत होती होगी कि लोग रिवाइज़ नहीं कर पाते होंगे बहुत अच्छे से, और प्रैक्टिस नहीं होती होगी मॉक टेस्ट की। अगर आप प्रैक्टिस करो और ये करो, क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाओ और रिवीजन करो तो मेंस क्वालिफाई होना चाहिए अगर पेपर कंप्लीट हो रहा है तो मेरे अकॉर्डिंगली। और अगर नहीं हो रहा है तो या तो आप है ना कुछ टू द पॉइंट आंसर नहीं कर रहे हो, मतलब वो पूछ कुछ और रहे हैं और शायद आप आंसर वो कर रहे हो जो आपको आता है। क्योंकि मैंने ऐसे कई लोगों की ना कॉपी में देखा है कि मतलब मेंस की कॉपी में कि जैसे सपोज़ कि और जो ये कोचिंग वाले लोग हैं ना उन्होंने, वो लोग नंबर अच्छे देते हैं उनको भी, मतलब ओके, आपका हाँ। मतलब है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मार्किंग स्कीम है वो थोड़ा सा डिफर मतलब कुछ करता है। कोचिंग्स का होता होगा, मतलब मैंने कुछ 2-4 कॉपीज़ देखी हैं किसी की, तो उसमें क्या है कि उन्होंने लिखा हुआ है अच्छे से, खूब कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन जो पूछा है क्वेश्चन में एग्जैक्टली उसको एड्रेस नहीं किया हुआ है। ओके। तो और लेकिन कोचिंग वालों ने उनको 4-10 में से 4, 4.5, 3, 3.5 ऐसे नंबर दे रखे हैं। ओके। हाँ, तो मुझे लगता है कि शायद कोचिंग वाले थोड़ा सा और यहाँ पे चेक करने में और चीज़ ठीक कर सकते हैं। और आप, और बस यही है कि 14 पॉइंट आंसर होने चाहिए। और ये तो मैंने वो टॉपर्स की, जैसे जो टॉपर्स की कॉपी मुझे अच्छी लगती है उनकी मैंने कॉपी प्रिंट करा के रख ली थी ताकि मुझे आंसर्स का ना थोड़ा वो होता रहे। ये मेरे प्रीवियस ईयर पेपर मैंने प्रिंट करा रखे हैं ताकि मैं देखती रहूँ अच्छा क्या तो आप क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, लाइक पेपर, लाइक पीवाईक्यूज़ का ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है कि पूरा पीवाईक्यूज़ लिखा है कि सिर्फ मॉक टेस्ट लिखे हैं आपने मेंस में? पीवाईक्यू तो स्टार्टिंग में लिख के देख लो वैसे, लेकिन रिवीजन वगैरह करने का अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो चलो आप पीवाईक्यू देखो ज़रूर कि भाई क्या पूछा है, क्या ये मुझे आ रहा है क्या, और लिख के देख लो, चाहे लिख के और अच्छा है। मैंने अब इस बार मेंस में कोशिश की थी कि मैं हर दिन 1-1, 2-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखूंगी, पर 5-10 दिन तो मैंने किया, पर फिर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। पर आई थिंक उसने भी काफ़ी मुझे हेल्प किया ही है। मुझे मिल जाएगी ना वो नोट। काफ़ी लोगों का ये डाउट होता है कि पेन कौन सा यूज़ किया है मेंस में। मैंने तो इस बार वो वाला पेन यूज़ किया था, अपना पायलट पेन होता है ना, V7। तो पायलट पेन यूज़ किया था मैंने। पायलट पेन नहीं, मैंने कौन सा पेन, अच्छा तुझे नहीं पता यार, मैं तो भूल गई क्या नाम है उस पेन का, मैं भूल गई, मैं बताऊंगी ठीक है याद करके। ओके। जैसे श्रुति शर्मा मैम जो है उनकी कॉपी मुझे बहुत अच्छी लगी थी जीएस की, उनके नंबर आए थे 119 जीएस 1 के, तो मैंने उनके ये देख लिया था। फिर मैं उनका ना, इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं उनकी कॉपी एक बार गो थ्रू कर लूँ ना, उनके आंसर सारे पढ़ लूँ, तो एक तो उनका लिखने का तरीका थोड़ा सा वो हो जाता है, अपने अंदर अपने आप ही आ जाता है। हाँ, और फिर उनकी अच्छी चीज़ें कि अच्छा मैप को देखो इन्होंने ऐसे शार्प तरीके से वो किया हुआ है, तो इससे बहुत ही क्लीनलीनेस आ रही है इनके पेपर में। हाँ, प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तो वो सब तरीके, फिर आप पॉइंट्स बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं, एक तो आप ऐसे एरो करके डालो, या फिर एक ऐसे 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 करके, मतलब वो सब अलग अलग तरीके, वो सब चीज़ें मैंने ऐसे करने की कोशिश की। ये तो GS 1 का है। फिर एक और चीज़ मैंने जो इस बार वो की थी, तो जैसे गौरव बुढ़ानिया सर है ना, उन्होंने मेंस का कुछ तो सेशन क्या तो करा था, तो उसके करते थे वो, मतलब मैंने 2-3 अटेंड किए थे उनके, तो उन्होंने बताया था मतलब सब में सेशन में सबको बताया था कि आप है ना अपने जो गोल्स हैं, मतलब जैसे इंडिया के गोल्स हैं, जैसे मान लो ये इंटरनेशनल रिलेशन के नोट्स हैं ये, तो इंडिया के गोल्स क्या है इंटरनेशनल रिलेशन में, एक तो विश्व गुरु है, वासुदेव कुटुंबकम है जिसके बारे में इंडिया बात करता है, आर्टिकल 51 जो है वो IR के लिए ही है पूरा, ये मैंने आर्टिकल 51 लिख दिया यहाँ पे,
फिर उसके बाद रीजनल एंड ग्लोबल पावर बनना एक इंडिया का गोल है। देन SDG 16 जो है वो पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस पूरे वर्ल्ड में। आर्टिकल 19 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, SDG 17। तो अब ये सब मैंने लिख दिया कि ये हमारे गोल्स हैं, और यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने लास्ट में वो और लिखा है, कुछ चीज़ें और लिखी थी यहाँ पे। यहाँ पे पेज आए तो डिस्प्ले एक आध ये वाला पेज है क्या, एक दो पेजेस यार मेरे इधर उधर हो गए। तो उससे क्या है कि अब जैसे ही मैं, ये मेरा कंक्लूजन रेडी है, यहाँ से ये मैंने गोल्स लिख दिए ना, अब मैं कोई भी क्वेश्चन होगा तो मेरे कंक्लूजन में मैं सीधे ये लिखूंगी कि भाई इंडिया का गोल है, इंडिया जो है वो वसुदेव कुटुंबकम को फॉलो करता है, तो हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए। हमारा आर्टिकल 15 ये कहता है, इसलिए हमें ऐसा फ्यूचर में ऐसा करना चाहिए, हम सही कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर आर्टिकल 51। तो इससे क्या है कि कंक्लूजन रिच लगता है, उनको लगता है कि आपने कंक्लूजन में कुछ लिखा है। ऐसे ही इंट्रोडक्शन के लिए जैसे कि मैं कुछ चीज़ें ऐसे रेडी रखती थी कि क्या क्या इंट्रोडक्शन में जैसे चीज़ें लिखी जा सकती हैं। तो कंक्लूज़न के लिए तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो मुझे बहुत सही लगा। ये मैंने उसके नोट्स बना रखे हैं IR के, ये भी मेरे बहुत ही पूरे होलसम नोट्स हैं। मतलब इसके अलावा मुझे कुछ और रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जो भी करंट में होता था वो मैं इसमें साथ ही ऐड करती जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इंडिया म्यांमार हो गया, तो इंडिया म्यांमार में इंडो म्यांमार बॉर्डर को भी फेंस कर रहे थे, फ्री मूवमेंट रजीम था, तो मैंने यहीं पे ही वो एक चिट लगा के बना दी कि जगह ही नहीं बची थी। बाकी करंट का जैसे BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर, कलादान मल्टी मॉडल, या फिर कुछ एफर्ट इंडिया की कोई मीटिंग हुई है, मिस्ड सबमरीन केबल सिस्टम उस टाइम पे हुआ था, तो ये सब ताकि मैं जब भी इंडिया म्यांमार के रिलेशन पढ़ूँ तो मैं ये करंट की चीज़ें भी पढ़ लूँ ऐसे। तो ये मैं करंट जो है वो मैं यहीं पे ऐड कर जाती थी, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, मालदीव्स, इंडिया फ्रांस, ऐसे करके इंडिया और अफ्रीका। फिर ये SCO कोड, RIC, मतलब जो ये मल्टीलेटरल अपने हैं, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, I2U2, G20 हुआ था, तो G20 की क्या क्या चीज़ें हमें मिली है, IUNS, IURA। फिर जैसे कुछ नई चीज़ें हुई हैं उस टाइम पे जो किसी इनमें फिट नहीं होती, जैसे कुवैत एक्सपाट्रिएट बिल था, WHO में क्या क्या वो होने चाहिए, चैलेंजेस हैं क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, एमर्जिंग कोल्ड वॉर ऑफ US चाइना क्यों हो रहा है, क्या, और साउथ एशियन माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे, कफाला सिस्टम वगैरह। तो ये सब जो वंदे भारत मिशन जो हमने उस टाइम पे वो किया था, इंडिया और ईरान की जो टाइज़ थी वो उसके ऊपर काफ़ी वो चल रहा था, इजराइल UAE और उनके बीच में इब्राहिम अकॉर्ड्स हुए थे, 13 अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मान लो मैंने इतना भी लिखा हुआ है, अगर श्रीलंका के बारे में इंडिया के रिलेशन के कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो मेरे को पता है 13th 19th अमेंडमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, 20th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ इतना भी मेंशन करूँ कि अकॉर्डिंग टू 13th अमेंडमेंट ये वो, तो चेकर को लगेगा कि हाँ शी नोज, उसने पढ़ा है, मतलब उसको इस अमेंडमेंट के बारे में पता है, उसको बाकी उससे बेटर पता है। तो ये मेरा थोड़ा सा स्ट्रैटेजी रही है इसमें। बाकी अभी GS 1 2 3 4 के मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा अलग अलग ही कितने मार्क्स मिले हैं। जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया, UNHRC हो गया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगती थी न्यूज़ में उनके मैं ऐसे नोट्स बनाती थी। ओके। और आपकी एथिक्स की क्या अप्रोच थी? एथिक्स की तो पता नहीं, मतलब एथिक्स की मुझे लगता है मेरी इतनी अच्छी अप्रोच नहीं रही है, बहुत ही वैसी अप्रोच रही है, क्या बोलते हैं उसको, नी जर्क रिएक्शन टाइप। एथिक्स मैंने पहले कभी तैयारी नहीं की, एथिक्स मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तैयारी की है, और उसमें भी मैंने उसको बहुत कम टाइम दिया है। तो एथिक्स की मेरी मेन स्ट्रैटेजी थी कि उस टाइम पे विशाखा यादव मैम जो थी ना, उनके बहुत अच्छे नंबर आए थे जब मैंने तैयारी शुरू की थी। तो उस टाइम उससे 1-2 साल पहले विशाखा यादव मैम का वो हुआ था सिलेक्शन, तो उनकी कॉपी मैंने प्रिंट करा ली, तो मैं उनकी कॉपी देखती थी, तो उनकी कॉपी के देखने के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। जैसे कुछ कंटेंट तो मैंने उनकी कॉपी से ही लिखा है, और कोई टॉपर्स हो गए उनकी कॉपी से कुछ कंटेंट लिखा है। अभी जैसे लास्ट टाइम के टॉपर थे आदित्य श्रीवास्तव सर, उनकी कॉपी भी मैंने प्रिंट कराई थी, वो भी बहुत रिच है। उनकी कॉपी में इतना कंटेंट है, इतने एग्जाम्पल्स हैं कि आपको बहुत एक्स्ट्रा सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है। और कोई टॉपिक एक्स्ट्रा है, कुछ ऐसा है, तो आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च कर लो और उसके अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, एग्जाम्पल्स वगैरह लिख लो, एग्ज़ाम्स दो, पेपर दो, इतना ही किया बस। अच्छा, और कोई पीयर ग्रुप ने आपको हेल्प किया, कोई आप किसी के साथ डिस्कस करती हो या फिर आपने खुद ही किया है? मेंस के टाइम पे तो जैसे मेरा फ्रेंड था दिव्येश, उसके टच में थी मैं, तो हम लोग डिस्कस कर लेते थे कि कहाँ से क्या पढ़े, या ये मेरा ऐसे नहीं हो रहा वैसे, क्योंकि हम दूर दूर रहते थे, वैसे रेगुलरली मिलते नहीं थे, बहुत जयपुर में ही थे, बट
रेगुलरली नहीं मिलते थे, हमारा घर दूर था। फिर इंटरव्यू के टाइम पे मुझे लगता है पीयर ग्रुप ने, जैसे मोना, निकिता, गरीना और जैसे जो हमारे GYK में जो लाइब्रेरी में फ्रेंड्स थे, उनके साथ हमारा जो डिस्कशन था वो काफ़ी, उसने मुझे लगता है कि बहुत हेल्प की है। और